Hello students, welcome back. Here we are again revising our EBCL Group 2 Paper 7 100 marks. Yes, ठीक है. अब जो अपना next topic of discussion है, our next topic of discussion of EBCL for revision is liberalized remittance scheme. स्कीम का नाम क्या है बेटा? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. यहां पर पास्ट में देखा गया है कि आपका एग्जामिनर आपसे मस्ती करके भाग जाता है. एग्जामिनर जो है बेटा वो मस्ती करके भाग जाता है. जब मैं बोल रहा हूं कि एग्जामिनर मस्ती करके भाग जाता है, इससे मेरा मतलब क्या है? दैट मीन्स वो आपको यहां पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेगा. ठीक है, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछ लेगा और भाग के निकल जाएगा और आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन. अब अगर मैं इस स्कीम को ध्यान से देखूं, अगर मैं स्कीम को ध्यान से पढ़ता हूं तो कोई अलग चैप्टर बनता ही नहीं है. पहली बात, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का कोई अलग चैप्टर पहली बात बनता ही नहीं है, बिकॉज ये फेमा का ही पार्ट है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बस ये उसका ही पार्ट है. बट आपका इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? बच्चों को डराना था, 24 चैप्टर्स डालने थे. इसके लिए वो लोग ने क्या किया है? इसके लिए वो लोग ने यहां पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को एक अलग चैप्टर बना दिया है. यस पीपल, इसके लिए वो लोग ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को एक अलग से चैप्टर बना दिया है यहां पर. ठीक है, अब मैं आपको पूरा ये एक्ट कवर करवा दूंगा 6 पेजेस में. 6 पेजेस का अपना नोट्स बना है, एकदम क्लियर कट नोट्स बना है. पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे नहीं, फटाफट चैप्टर को रिवाइज करेंगे और खत्म कर देंगे, ताकि जो 4 मार्क्स है ना आपका वो सेफ हो जाए. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. यस पीपल, चैप्टर का नाम क्या बोल रहा हूं मैं? चैप्टर का नाम है भाई साहब, चैप्टर का नाम है लिबरलाइज्ड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. अब ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होता क्या है, इस पर ध्यान देना थोड़ा. ठीक है, अब लिबरलाइज्ड मतलब आपको लिबर्टी दी जा रही है. लिबरलाइज मतलब आपको क्या दी जा रही है? लिबर्टी दी जा रही है. अगर मैं इसको और हिंदी में बोलूं तो आपको आजादी दी जा रही है. अच्छा, रेमिटेंस मतलब यू कैन ट्रांसफर फंड्स आउटसाइड इंडिया. रेमिटेंस मींस अ पर्सन कैन ट्रांसफर, आई रिपीट, अ पर्सन कैन ट्रांसफर फंड्स आउट ऑफ इंडिया. यस पीपल, अ पर्सन कैन ट्रांसफर फंड्स आउट ऑफ इंडिया. और उसके बारे में ही जो चीज बनाई गई है उसको बुलाया जाता है स्कीम. उसको बुलाया जाता है बेटा स्कीम. ठीक है, तो यार लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मतलब इंडियन सिटीजन्स, इंडियन रेसिडेंट्स को, सिटीजन वर्ड नहीं यूज करूंगा, इंडियन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर कुछ पैसा लेके जाने के लिए परमिशन दिया गया है. यस, देखो आप लोग ने सुना होगा कि जब भी इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, या इंडिया में पैसा अंदर आ रहा है, तो आपको एक अथॉरिटी की लास्ट से गुजरना पड़ता है. वो अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो अथॉरिटी क्या है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. लेकिन आरबीआई क्या बोलता है मालूम है क्या? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, गौर फरमाइएगा मेरे वर्ड पर, क्या बोला मैंने? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है. यस पीपल, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है. कौन बताएगा भाई? आरबीआई बताएगा. कौन बताएगा अपने को? आरबीआई. आरबीआई ऐसा आएगा, आरबीआई आपको बोलेगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस है उसमें आपको हमारी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. यानी आपको आजादी दी गई है. आपको क्या दी गई है बेटा? आजादी दी गई है. बोला जाओ यार, इतना पैसा इंडिया के बाहर लेके जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास लेके जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे. हमने लिमिट्स बता दिए, हमने लिमिट्स बता दिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे. अगर इसके बाद भी तुम लोग को इसके लिमिट के ऊपर तुमको पैसा लेके जाना है तो हमसे पूछो. लेकिन अगर ये लिमिट्स तक ही पैसा लेके जाने का है तो हमारा अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है. इन अ नटशेल, RBI has framed a scheme whereby it has allowed remittance of certain amount every financial year by a person outside India without approval of RBI. Without the approval of RBI. Yes people, हम इंडिया के बाहर पैसा लेके जा सकते हैं और बिना आरबीआई के अप्रूवल के लेके जा सकते हैं. लेकिन कब? जब हम लोग आरबीआई के स्कीम के हिसाब से कर रहे हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के हिसाब से कर रहे हैं. इसको मैं पूरे चैप्टर में एलआरएस बुलाऊंगा.
इसको मैं पूरे चैप्टर में एलआरएस बुलाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में यहां पर आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने बेटा अलाउ किया है, किसको अलाउ किया है, आरबीआई ने अलाउ किया है इंडियन रेसिडेंट को, किसको अलाउ किया है, इंडियन रेसिडेंट को, क्या करने के लिए, टू ट्रांसफर फंड्स, टू ट्रांसफर फंड्स, फंड्स कहां ट्रांसफर करेगा, आउटसाइड इंडिया, टू ट्रांसफर फंड आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स अब्रॉड, आई रिपीट, टू ट्रांसफर फंड आउटसाइड इंडिया, आई मीन अब्रॉड, आप अब्रॉड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, किसके हिसाब से, एलआरएस के हिसाब से, एंड आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा, नो आरबीआई अप्रूवल, क्या लिखा है, नो आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सीधी सी बात है ना, एग्जांपल समझना, समझो बात को, ठीक है। मैं घूमने गया, ठीक है, मैं इंडियन रेसिडेंट हूं, ठीक है, मैं इंडिया में रहता हूं, अब मैं घूमने गया, आई वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया, अब मैं घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, प्राइवेट विजिट पर गया, अब मैं घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां पर मैं घूम रहा हूं, लेकिन घूमने के लिए खर्चा लगता है बेटा, घूमने के लिए पैसा लगता है ना, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, उसके लिए पैसा लगता है। अब मेरे को ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए टोटल खर्चा लगने वाला है, से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस, टोटल मेरे को कितना खर्चा लगने वाला है, 5 लाख रुपीस खर्चा लगने वाला है। तो मैं आरबीआई को फोन करता हूं, आरबीआई को बोलता हूं, आरबीआई आरबीआई क्या मैं ये 5 लाख रुपया इंडिया के बाहर लेके जा सकता हूं, क्या मैं ये 5 लाख रुपया इंडिया के बाहर लेके जा सकता हूं। तो आरबीआई बोलेगा भाई तेरा प्राइवेट विजिट है, जाना, हम लोग को क्या करने का है। फिर मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए फॉरेन जाने का, मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए क्या जाना है, फॉरेन जाना है। वहां पर भी पहले आरबीआई को फोन किया कि फॉरेन जा रहा हूं, इतना पैसा लेके जाओ कि नहीं जाओ, तो आरबीआई बोला लेके जा भाई, क्या दिक्कत है। इन शॉर्ट कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके लिए आरबीआई बोलता है आप हमारे पास परमिशन मांगने मत आओ यार, ये ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके का फ्रॉड या किसी भी तरीके का झोल नहीं है, ये ट्रांजैक्शन हम आपको बिना अप्रूवल अलाउ करेंगे, आप छोटी छोटी बात पर हमारे पास मत आओ। भाई आरबीआई अपने कंट्री का इकोनॉमी संभाल रहा है, आरबीआई कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसीज बना रहा है, आरबीआई बैंक्स को गवर्न कर रहा है, आरबीआई इतना महंगा महंगा काम कर रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो, आरबीआई को छोटे छोटे अप्रूवल के लिए परेशान कर रहे हो। तो आरबीआई ने बोला वेट वेट, व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ स्कीम फॉर यू, we will make a list of transactions which will be allowed without our approval, बिना हमारे अप्रूवल के आप ट्रांजैक्शन क्या कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, ठीक है। अब वही स्कीम का नाम क्या है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, स्कीम का नाम क्या है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सर सर एक रेसिडेंट कितना पैसा बाहर लेके जा सकता है, ये तो बताओ। सर एक रेसिडेंट कितना पैसा और कौन से ट्रांजैक्शन के लिए पैसा बाहर लेके जा सकता है, तो ध्यान से समझना, अभी तक मैं नोट्स पे आया नहीं हुआ, अभी तक मैं अपने ये वाले नोट्स पर आया नहीं हूं, अब तक अपना बैकग्राउंड ही चल रहा है इस एक्ट का, ठीक है। अब यहां पर हाँ, आपने क्या क्वेश्चन पूछा कि सर कौन से ट्रांजैक्शन के लिए लेके जाएंगे, क्या हम सारे ट्रांजैक्शन के लिए लेके जा सकते हैं, फॉरेन में हमको एक का मर्डर करवाना है उसके लिए पैसा भेज दे यहां से, या फॉरेन में हम लोग को गांजा सप्लाई करना है उसका पैसा भेज दे यहां से, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, ठीक है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस बोले ये लोग हैं, इनफैक्ट 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस बोले हैं, ये लोग ने 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस बोले हैं। वो लोग ने बोला है परमिटेड, आई रिपीट द वर्ड परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, या फिर परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, या फिर बोथ, या फिर बोथ, बोथ मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन रे, बोथ मतलब क्या हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी हो रहा क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आपको 3 तरीके का ट्रांजैक्शन देता है, 3 नहीं बेसिकली वो 2 ही है, एक है परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक है परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और एक है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी आप कैपिटल भी कर रहे हो आप करंट भी कर रहे हो, आप कैपिटल भी कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, करंट भी कर रहे हो।
अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक वर्ड पर गौर फरमाइएगा। क्या होता है फरमाइएगा, ठीक है। मैं किस पर ध्यान देने बोल रहा हूं आपको? परमिटेड पे। वर्ड कौन सा ध्यान देना अपने को? परमिटेड। परमिटेड मतलब जो ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई ने परमिशन ऑलरेडी स्कीम के अंदर दे रखा है, आप वही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप उसके अलावा कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सर परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? सर परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? सर क्या है ये बताइए प्लीज। तो जब मैं चैप्टर चालू करूंगा अंदर, तो धीरे धीरे हम लोग परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? बट बच्चों को अक्सर डाउट आता है कि सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? सर ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में सर जी डिफरेंस क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ध्यान देना, अगर एक पार्टी इंडिया में रहती है, उसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, उसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है कि फॉरेन में उसका असेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहा है, फॉरेन में उसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहा है, या फिर फॉरेन में कोई पार्टी रहती है, उसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है कि इंडिया में उसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहा है, तो इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है, इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। वेरी सिंपल, when a person resident in India enters into a transaction which alters his assets or liabilities abroad, or a person resident outside India enters into a transaction which alters his assets and liabilities in India, it is called as capital account transaction. It is called as what? Capital account transaction. Simple. When a PRI enters into transactions which alters assets and liabilities abroad, or PROI enters into transaction which alters asset and liabilities in India, then it is called as what? Capital account transaction. अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं, तो PRI यानी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने फॉरेन में एक प्रॉपर्टी खरीद ली, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फॉरेन में रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट बना लिया, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फॉरेन में सब्सिडरी कंपनी खोली भाई, इन्फोसिस का इंडिया से ज्यादा क्लाइंट यूएसए में है, तो इन्फोसिस ने एक फॉरेन में सब्सिडरी कंपनी खोल दी, तो क्या हो जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज नॉन रिकरिंग इन नेचर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज बेटा नॉन रिकरिंग इन नेचर, और इसका सीधा कनेक्शन किससे होता है? सीधा कनेक्शन होता है बेटा बैलेंस शीट से। यस, इसका सीधा कनेक्शन किससे होता है? बैलेंस शीट से होता है। बट सर व्हाट अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज ऑफ रिकरिंग इन नेचर। भाई रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना? रिकरिंग नेचर के क्या होते हैं बेटा? ट्रांजैक्शंस होते हैं जो डेली बेसिस पर होता है, जो क्या होता है? डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस होता है, और इसका कनेक्शन बैलेंस शीट से नहीं, इसका कनेक्शन पीएनएल से होता है। इसका कनेक्शन बेटा बैलेंस शीट से नहीं, इसका कनेक्शन कहां से होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी पीएनएल से होता है। एग्जाम्पल दू, एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीज कवर कर दूंगा, ठीक है? ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान देना, दिखता होगा तुम लोग को, ठीक है? इंडिया का एक रेसिडेंट है, उसने फॉरेन में कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी का नाम एप्पल, कंपनी का नाम क्या है? एप्पल। अब फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये तो फॉरेनर्स इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, उसको भी क्या बुलाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बुलाया जाएगा, करेक्ट? अब एप्पल के शेयर्स खरीदा, तो एप्पल एवरी ईयर डिविडेंड पे करेगा, है ना? कुछ ना कुछ डिविडेंड पे करेगा। तो ये जो शेयर्स यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल ट्रांजैक्शन में जो मुझे एवरी ईयर डिविडेंड मिलने वाला है, जो मुझे एवरी ईयर डिविडेंड मिलने वाला है, उसको बुलाया जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यानी अगर मैंने फॉरेन के, आई रिपीट, क्या बोला मैंने? अगर मैंने फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको बुलाया जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन।
और जो मुझे इन्वेस्टमेंट पे एनुअल रिटर्न्स आ रहे हैं, डिविडेंड हो सकता है या फिर बॉन्ड्स में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो रिटर्न्स आ रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं? पक्की बात? ठीक है। अब यहां पर तो ये लोग ने एलआरएस अलाउ किया है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ किया है क्या? हाँ, मुझे स्मगलिंग करना है फॉरेन में, पैसा लगेगा, कर दो एलआरएस? हाँ, द आंसर इज नो। ये लोग ने एलआरएस अलाउ किया है only for permitted capital account transaction and only for permitted current account transaction. Now you guys know what is difference between capital account transaction and what is difference between current account transaction. ठीक है, आ जाओ नोट्स पे आते। नोट्स पे आते नोट्स पे आने के पहले आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि लिमिट कितना है, आप लोग पूछोगे ना सर कि कितना पैसा फॉरेन लेके जा सकते हैं? बताओ सर, कितना पैसा फॉरेन लेके जा सकते हैं, मालूम है कि नहीं आपको? तो फॉरेन हम लेके जा सकते हैं डॉलर्स। फॉरेन में कितना डॉलर्स लेके जा सकते हैं आप? 2,50,000 यूएसडी। क्या बोला? 2,50,000 यूएसडी। हाँ भाई सही सुना। एवरी फाइनेंशियल ईयर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 2,50,000 यूएसडी तक बिना अप्रूवल के लेके जा सकते हो। बिना अप्रूवल के क्या कर सकते हो? लेके जा सकते हो। कितना बोल दिया मैंने? एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर कितना बोला? 2,50,000। आई रिपीट, कितना बोल रहा हूं? 2,50,000 एवरी ईयर। और एक बार सुन, दिमाग में छप जाना चाहिए। 2,50,000 यूएसडी तक आप अगर लेके जा रहे हो फॉरेन में तो आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं लेना है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पैसा लेके जा रहे हो तब आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इसको और समराइज वे में बोलूं, ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर इंडियन पार्टी है, ठीक है, और यहां पर कुछ परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है और परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और वो पैसा अगर हम अब्रॉड लेके जा रहे हैं और वो अमाउंट कहां तक है? अमाउंट इज अप टू 2,50,000 यूएसडी। 2,50,000 यूएसडी। तो ये बिना अप्रूवल के अलाउड है, लेकिन अगर आपको 2,50,000 यूएसडी के ऊपर लेके जाना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिंपल, एकदम सॉर्टेड रखा है स्कीम। अब अपने को चैप्टर में पढ़ना क्या है कि कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड है, कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड है, एंड क्या ये फैसिलिटी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए या कोई और भी ले सकता है। ठीक है, आ जाओ क्या लिखा देखो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अभी जो मैं स्कीम बताने जा रहा हूं ना, ध्यान देना, दिस स्कीम इज फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। ये जो मैंने 2,50,000 यूएसडी का लिमिट बताया, ये किसके लिए? ये रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। आप और हम जो है ना रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, उनके लिए है ये 2,50,000 यूएसडी का स्कीम। अब जिसको 2,50,000 यूएसडी कम लगता होगा ना बेटा, एक काम करना, कैलकुलेटर उठाना, 2,50,000 लिखना इनटू आज का डॉलर का रेट अराउंड 74 है कुछ, ठीक है, एज ऑन दिस डेट। तो 2,50,000 इंटू 74 करना। चलो 74 भी नहीं, मैं 70 रेट पकड़ लेता हूँ ना यार तुम लोग के लिए, ठीक है। तुम लोग के लिए कितना पकड़ लिया मैं? 70 रेट पकड़ लिया, डॉलर अजम्पशन है 70। फिर भी वो 1.75 करोड़ हो जाएगा, फिर भी वो 1.75 करोड़ जाएगा। तो सोचो आप जरा कितना ज्यादा अमाउंट अलाउ करके रखा है आपको, ठीक है। इसके लिए तो इसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड, लिबर्टी, आजादी, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, आरबीआई ना क्या करता है, टाइम टू टाइम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इशू करता है। ये आरबीआई ने आज से इशू नहीं किया है, बहुत टाइम पहले से, 2004 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2004 से इशू किया है। तब लिमिट 25,000 हुआ करता था, फिर 50,000 किया, 75,000 किया, 1 लाख किया, 1,50,000 किया, 2 लाख किया। अब कितना चल रहा है? 2,50,000 यूएसडी चल रहा है। आगे जाके चेंज भी हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। अब लेकिन जून 21 अटेम्प्ट के लिए 2,50,000 यूएसडी ही रहेगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आरबीआई इशूज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम विद एन ऑब्जेक्टिव टू अलाउ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, ध्यान से सुनना, किसका नाम लिया है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स,
टू रेमिट फंड्स अब्रॉड, यानी टू ट्रांसफर फंड्स अब्रॉड फॉर परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, फॉर परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बट लिमिट कितना है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए? अप टू यूएसडी 2,50,000 यूएस डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर, 2,50,000 यूएस डॉलर्स पर फाइनेंशियल ईयर। एवरी फाइनेंशियल ईयर में लिमिट कितना लगा दिया इन लोग ने? 2,50,000 यूएस डॉलर्स का लिमिट लगाया है। 2,50,000 यूएस डॉलर्स का क्या क्या बेटा लिमिट लगाया है। लेकिन बात समझो, बात समझो, अभी बात समझो। से फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ है, ठीक है तो नहीं लेकिन अज्यूम कर लेते ना, मेरी वाइफ और यहां पर मैं हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं। अब मेरी वाइफ का लिमिट कितना है? 2,50,000 यूएसडी, हर एक रेसिडेंट को अवेलेबल है ना, ठीक है। और मेरा लिमिट कितना है? यूएसडी 2,50,000। अब हम दोनों ने इसको क्लब कर दिया और हम लोग अब फॉरेन में खर्चा करना चाहते हैं ₹5 लाख यूएसडी, तो क्या ये चलेगा? हाँ। फैमिली मेंबर्स के बीच में एडजस्टमेंट किया तो चलेगा, फैमिली मेंबर्स के बीच में एडजस्टमेंट किया तो चलेगा, ठीक है। लेकिन फैमिली मतलब क्या? यहां पर फैमिली मतलब स्पाउस, यानी आपकी पति या पत्नी, ठीक है, या फिर आपके चिल्ड्रंस जो डिपेंडेंट है, चिल्ड्रंस जो कि क्या है बेटा डिपेंडेंट है। यहां पर पेरेंट्स के लिमिट्स को आप क्लब नहीं कर सकते। आई रिपीट, यहां पर आप लोग पेरेंट्स के लिमिट को क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन कंट्री ये मान के चलता है कि आपकी फैमिली मतलब आप और आपकी वाइफ और आपके डिपेंडेंट बच्चे, दैट्स इट। उनका कल्चर ही वैसा है ना वहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं वाइफ का अपने में ऐड करके खर्चा कर सकता हूं, द आंसर इज यस। बट मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरे फ्रेंड का नाम है मुकेश, मेरे फ्रेंड का नाम है मुकेश। अब मुकेश ना कहीं बाहर गया ही नहीं आज तक, कहीं बाहर गया ही नहीं वो आज तक। वो इंडिया के बाहर छोड़ो, वो दिल्ली के बाहर ही नहीं निकला, या वो मुंबई के बाहर ही नहीं निकला है, ठीक है। तो उसका 2,50,000 यूएसडी लिमिट तो बचा होगा यार, है ना, उसका लिमिट 2,50,000 यूएसडी तो बचा होगा। तो अब उसने क्या किया, ये 2,50,000 यूएसडी बोला अमित आप रख लो, अमित तुम ये रख लो, ये मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, तू तो जाते रहता है इधर उधर, तो ये जो 2,50,000 यूएसडी है ये तू रख ले। और मेरे को आके दे दिया 2,50,000 यूएसडी। अब मेरे पास उसका 2,50,000 यूएसडी है और मेरा 2,50,000 यूएसडी है, तो मैं चले जाऊं बाहर 5 लाख लेके? द आंसर इज नो। आरबीआई पागल लग रहा है क्या आपको? फ्रेंड्स विंड्स का अलाउड नहीं है, सिर्फ फैमिली में अलाउड है, दैट टू ओनली फॉर वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पर तो देखो यही लिखा है मैंने यहां पर, स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। अच्छा, मतलब पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और ट्रस्टीज को ये स्कीम का फायदा मिलेगा नहीं। और जब भी तुम इंडिया के बाहर पैसा लेके जा रहे हो, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था और आगे आने वाले एफडीआई के रिवीजन में भी बताऊंगा कि जब भी आप इंडिया से पैसा बाहर लेके जाने का बात कर रहे हो, आई रिपीट, जब भी आप पैसा इंडिया से बाहर लेके जाने का बात कर रहे हो या इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाने का बात कर रहे हो, तो ये आप किसी चिल्लर पिल्लर आदमी से नहीं, आपको लेके आना पड़ता है ऑथोराइज डीलर के थ्रू। ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू। क्या लिख दिया? ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू आप हमेशा पैसा लेके आते हो। तो जब भी मैं फॉरेन पैसा लेके जा रहा हूं ना एलआरएस के अंदर, तो मुझे एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म A2। वो एडी के पास फाइल करना पड़ता है कि मैं इतना पैसा बाहर लेके जाने वाला हूं। और अगर सपोज मैं हूं, मैं तो मेजर हूं, मैं 18+ हूं, तो मैं अगर पैसा बाहर लेके जा रहा हूं तो वो फॉर्म पे मैं ही साइन करूंगा। बट व्हाट इफ अ माइनर इज सेंडिंग मनी आउटसाइड, और व्हाट इफ अ माइनर इज टेकिंग मनी आउटसाइड? माइनर के पास भी तो पैसे हो सकते हैं, ये चाइल्ड एक्टर्स वगैरह, ये लोग पैसा कमाते हैं, ये लोग फॉरेन घूमने जाते हैं, तो क्या ये लोग भी अपने साथ पैसा लेके जा सकते हैं? हाँ, लेकिन उस केस में उनका फॉर्म साइन करेगा उनका नेचुरल गार्जियन। कौन करेगा साइन? नेचुरल गार्डियन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, फैमिली मेंबर्स का क्लब किया तो चलेगा, बट एक रेसिडेंट दूसरे को गिफ्ट नहीं कर सकता कि मेरा 2.5 लाख ले ले, मेरा 2,50,000 तू ले ले और तू 5 लाख करके चले जा बाहर, नहीं चलेगा, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी व्हाट आर दोज परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अलाउड
जो परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अलाउड है, प्लीज उसके बारे में बताइए। मैंने चैप्टर चालू किया था तो मैंने आपको बताया था कि एलआरएस अलाउड है, आरबीआई ने स्कीम बनाया वो अलाउड है, और वो मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, बट नॉट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स, ओनली फॉर परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। Here I will be talking with you regarding permissible capital account transactions. 6 ट्रांजेक्शन है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा याद करने, अभी के अभी याद कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा देखो, ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट एब्रॉड, ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट एब्रॉड विद अ बैंक आउटसाइड इंडिया। जैसे मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, मैंने बैंक अकाउंट खोला बैंक ऑफ अमेरिका के पास, बैंक ऑफ अमेरिका के पास जो मैंने फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोला है वो कौन, सॉरी, बैंक ऑफ अमेरिका के पास मैंने जो अकाउंट खोला है वो फॉरेन करेंसी में खोला है। वो किस में खोला है बेटा, फॉरेन करेंसी में खोला है, तो उसको बुलाया जाएगा रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, अगर आप बाहर अकाउंट वगैरह खोल रहे हो तो अपना, या फिर आप बाहर फॉरेन में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, आप फॉरेन में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, ये भी क्या है, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आप पैसा बाहर लेके जा सकते हो। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा अब्रॉड। आप बाहर के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आप बाहर के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, सेटिंग अप होल्डी ओन सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर अब्रॉड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं फॉरेन में क्या कर रहा हूँ, जॉइंट वेंचर बना रहा हूँ, मैं फॉरेन में क्या कर रहा हूँ, होल्डी ओन सब्सिडरी बना रहा हूँ, ये भी नहीं चलेगा, सॉरी नहीं चलेगा बोल रहा हूँ, ये भी चलेगा, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्वालिफिकेशन शेयर्स होते क्या है, फिर भी मैं आपको और एक बार बता देता हूं। ठीक है, सपोज एप्पल की कंपनी है, एप्पल की कंपनी फॉरेन में है, फॉरेन कंपनी ने मेरे को यानी इंडियन रेसिडेंट को अप्रोच किया और बोला आप हमारे कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, आप हमारे कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ। मैं बोला बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड का इतना बड़ा कंपनी मेरे पास आया है, मेरे को डायरेक्टर बनाना चाहता है, तो मैं बोला आई एम रेडी, चलो बनते डायरेक्टर। तो लोग बोले इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है, आपको हमारे थोड़े शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने पूछा कितना, तो लोग बोला एटलीस्ट हमारे कंपनी का 1% शेयर्स खरीद लो, ताकि देखो हमेशा से याद रखना, जहां पर आपका पैसा लगा होता है ना वहां पर आप सीरियस होते हो, जहां पर आपका पैसा लगा होता है वहां पर आप क्या रहते हो, सीरियस रहते हो। तो उसी तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मेरा पैसा 1% शेयर्स का पैसा लग गया यहां पर, तो मैं कंपनी को सीरियसली चलाऊंगा ना, इसके लिए लोकल लॉजिक है ये। अब वो कितना परसेंट खरीदना है वो कंपनी के एओए एमओए में लिखा होता है। ठीक है, तो अब मेरे को यहां पर जो शेयर्स खरीदने डायरेक्टर बनने के लिए, इसको क्वालिफिकेशन शेयर्स बुलाया जाता है। जब तक मैं ये 1% खरीदूंगा नहीं तब तक मुझे ये लोग डायरेक्टर बनाएंगे नहीं। तो क्या क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने भी अलाउड है एलआरएस के अंदर? हाँ, आप कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लिखा है, आप लोन दे रहे हो एनआरआईज को, नॉन रेसिडेंट इंडियन को, जो आपका रिलेटिव है, और लोन दे रहे हो आईएनआर में यानी इंडियन रुपीज में। लोन कौन से रुपीज में दे रहे हो बेटा? इंडियन रुपीज में दे रहे हो। किसको दे रहे हो? नॉन रेसिडेंट इंडियन को दे रहे हो। आई रिपीट, किसको दे रहे हो? नॉन रेसिडेंट इंडियंस को दे रहे हो, जो कि आपका रिलेटिव है। और रिलेटिव कौन से, कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर रिलेटिव का डेफिनेशन है। मैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चिल्ड्रंस, ठीक है, तो उनको आप अगर दे रहे हो तो चलेगा। क्लियर है? अब आज क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, देयर आर टोटल 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मेरे साथ बोलना, अभी याद हो जाएगा, एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, दैट व्हाट आर द परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस। तो पहला बोलना, हम लोग रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल रहा है, या फिर सेकंड, हम लोग फॉरेन कंपनी का सिक्योरिटीज वगैरह परचेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं फॉरेन में, या फिर थर्ड, हम लोग एब्रॉड प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, या फिर फोर्थ, हम लोग बाहर जॉइंट वेंचर या होल्डी ओन सब्सिडरी बना रहे हैं, या फिर 5, हम लोग क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद रहे हैं, या फिर 6, आप लोग अपने एनआरआई रिलेटिव को, रिलेटिव एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या कर रहे हो? आप उनको लोन दे रहे हो आईएनआर में। आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज में। ठीक है, नहीं याद नहीं हुआ तुम लोग को, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं, याद नहीं हुआ तुम लोग को। चलो वापस से करते। क्या बोला मैंने? पहला, परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, टोटल कितने ट्रांजैक्शंस है?
6। टोटल कितने ट्रांजैक्शन है बेटा? 6 ट्रांजैक्शन है। पहला बोलता है आप फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोल रहे हो फॉरेन बैंक के पास। दूसरा बोलता है आप बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तीसरा बोल रहा है बाहर की कंपनी के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीद रहे हो। चौथा बोलता है आप फॉरेन में होल्डी ओन्ड सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर बना रहे हो। या फिर फिफ्थ बोल रहा है आप क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद रहे हो। या सिक्स आप अपने एनआरआई रिलेटिव को क्या दे रहे हो? लोन दे रहे हो। याद रहेगा पक्का? ठीक है। फिर नेक्स्ट इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लिखा परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। कौन कर रहा है? इंडिविजुअल्स। कौन कर रहा है? इंडिविजुअल्स। यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में कितना करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस अलाउड है? अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। total how many transactions? 8 transactions and each and every transactions has their own limit. ठीक है, बट याद रखना कोई भी लिमिट 2,50,000 यूएसडी के ऊपर नहीं जाएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2 एंड मिडल वन। बताऊंगा, ध्यान देना। ठीक है, अब पहला लिखा है प्राइवेट विजिट। आप फॉरेन घूमने जा रहे हो अदर देन नेपाल एंड भूटान। नेपाल भूटान नहीं चलेगा। अरे नेपाल भूटान बाजू में ये रहे, अच्छा बॉर्डर क्रॉस किया सीधा नेपाल पहुंच गया, बॉर्डर क्रॉस किया भूटान पहुंच गया, और वहां पर तो आधा इंडियन करेंसी चलता है। ठीक है, तो नेपाल भूटान के लिए पैसा मत मांगना हमसे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, मैं घूमने जा रहा हूँ एकदम पीसफुल कंट्री पाकिस्तान, मैं घूमने जा रहा हूँ उससे पीसफुल कंट्री साइरिया। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज में अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, नेपाल भूटान को छोड़ के मैं कहीं भी घूमने जा रहा हूँ, एक बहुत ही प्यारी कंट्री है नॉर्थ कोरिया, तो मैं अगर वहां घूमने जा रहा हूं तो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को 2,50,000 यूएसडी का लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर। यानी हर साल मुझे गवर्नमेंट घूमने के लिए कितना पैसा देगा? 2,50,000 यूएसडी हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर लिमिट होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया तुम लोग को, आपको डाउट आया होगा कि नहीं पता नहीं, किसी को तो आया होगा जो वीडियो देख रहे हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने करंट ईयर में मेरा हर साल का लिमिट कितना है? 2,50,000 यूएसडी। तो मैंने करंट ईयर में सिर्फ 1 लाख यूएसडी यूज किया और मेरा 1,50,000 बैलेंस बाकी है। तो क्या मैं इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? नहीं, बट ऑब्वियस नो। आरबीआई को क्या समझा आपने? पागल थोड़ी आरबीआई है। ठीक है, 2,50,000 लिमिट उसी साल के लिए अवेलेबल है। अगर आपको उस साल नहीं करना तो आगे मत करो फिर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, नंबर ऑफ विजिट्स डज नॉट मैटर। मैं एक ही बार यूएसए गया, पूरा का पूरा 2,50,000 उड़ा के आ गया, खत्म लिमिट। मैं 10 बार यूएसए गया लेकिन हर बार मैंने 10,000 यूएसडी ही खर्चा किया, तो मैं लिमिट के अंदर हूं। नंबर ऑफ विजिट्स डज नॉट मैटर हियर, द ओनली थिंग मैटर्स ओवर हियर इज द अमाउंट ऑफ 2,50,000 यूएसडी विच इज अलाउड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गिफ्ट और डोनेशन। क्या बोले भाई? गिफ्ट और डोनेशन। क्या एक इंडिविजुअल फॉरेनर को डोनेशन या गिफ्ट दे सकता है? हाँ, अप टू 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर। कैपिटल अकाउंट में लोन का बात हुआ था, एनआरआईज वगैरह को, वो रिलेटिव होने चाहिए। यहां पर गिफ्ट और डोनेशन आप किसी को भी दे सकते हो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आप गिफ्ट या डोनेशन किसी को भी दे सकते हो और आपको लिमिट कितना है? आपको लिमिट कितना दिया गया है? 2,50,000 यूएसडी का लिमिट दिया गया है हर फाइनेंशियल ईयर। फिर लिखा है आप बाहर एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए जा रहे हो, तो अगेन लिमिट इज 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने 3 डिस्कस किया आपसे, प्राइवेट विजिट टू नेपाल, प्राइवेट विजिट अदर देन नेपाल भूटान, एम्प्लॉयमेंट एंड गिफ्ट और डोनेशन, तीनों जगह लिमिट कितना है? 2,50,000 यूएसडी। याद रखना नंबर ऑफ विजिट से फर्क नहीं पड़ता, अपने को देखना क्या है? 2,50,000 यूएसडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा इमिग्रेशन। आप कल्टी हो रहे हो, आप जा रहे हो इंडिया छोड़ के जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, तो आप फॉरेन जा सकते हो। अब अगर आप फॉरेन परमानेंट जा रहे हो, परमानेंटली आप उधर रहने वाले हो, उधर बसने वाले हो, यू आर मूविंग अवे। ठीक है, तो अब उस केस में आप 2,50,000 यूएसडी तक लेके जा सकते हो। या तो कंट्री ऑफ इमिग्रेशन कितना अलाउ करता है? कंट्री ऑफ इमिग्रेशन कितना अलाउ करता है? विच एवर इज हायर। जैसे मैं रहता हूं इंडिया में, अब मैं यूके शिफ्ट हो रहा हूं, यूके मेरे को कितना अलाउ करता है? मतलब पैसा लेके आना बाहर से, अगर आप इमिग्रेशन से आ रहे हो तो यूके अलाउ करता है मुझे 5 लाख यूएसडी। कितना का अलाउ कर रहा है? ये एग्जांपल है, कितना अलाउ करता है? 5 लाख यूएसडी। तो अब ऐसे सिचुएशन में लिमिट क्या होगा?
ऐसे सिचुएशन में लिमिट क्या होगा, लिमिट विल बी 2,50,000 और 5 लाख यूएसडी विच एवर इज हायर, यानी 5 लाख यूएसडी। सपोज यूके अलाउ करता है, यूके अलाउ करता है 1 लाख यूएसडी, तो अब उस केस में क्या मानोगे आप, 1 लाख यूएसडी या 2,50,000, बट ऑब्वियस 2,50,000, समझ रहे हैं। अरे इमिग्रेशन से बाहर जा रहा है ना आप, बाहर सेटल हो रहा है, तो जितना चाहिए उतना लेके जा सकते हो, सिंपल। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड। आपका कोई रिलेटिव रहता है अब्रॉड में, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी बहन रहती है, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव से आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। अब तो कोई भी रिलेटिव है अगर अब्रॉड में, तो आप उनके मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा दे सकते हो, और वो खर्चा कितना दे सकते हो आप, अप टू 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर। अब 2,50,000 यूएसडी अगर मैं 70 के रेट से मल्टीप्लाई करूं तो 1,75,00,000। भाई कौन सा ऐसा रिलेटिव है जो इसको इतना खर्चा लग रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। फिर बिजनेस ट्रिप, बिजनेस ट्रिप से जा रहे हो तो अगेन कितना मिलेगा, 2,50,000 यूएसडी इन अ फाइनेंशियल ईयर। समझना, बिजनेस ट्रिप और प्राइवेट विजिट का लिमिट अलग अलग मिलता है। जैसे मैं जनवरी में प्राइवेट विजिट से गया तो मेरे प्राइवेट के 2,50,000 से कटेगा, यानी फर्स्ट पॉइंट वालों में से, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट वाले में से कटेगा। अब अगर मेरे को मार्च में वापस ने कंपनी ने भेजा, मेरे को भेजा थाईलैंड में काम करने के लिए, तो वहां पर जब मेरे को भेजा बिजनेस ट्रिप के लिए, तो उसका लिमिट ये 6th पॉइंट वाले में से कटेगा, समझ रहे, दोनों अलग अलग लिमिट है। फिर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड गया, मेरे को कुछ बीमारी हो गई तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड चला गया। अब अब्रॉड चला गया तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कितना लगेगा, तो गवर्नमेंट कितना अलाउ कर रहा है, 2,50,000 यूएसडी तक आपको अलाउ किया है, आप इतना पैसा बाहर लेके जा सकते हो। आई रिपीट, 2,50,000 यूएसडी तक आपको अलाउ किया है, आप इतना पैसा लेके जा सकते हो। बट एक बात समझो यार, अगर मैं बीमार हूं, ठीक है, और मैं फॉरेन में गया अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, एंड दे आर सेइंग दैट टोटल एक्सपेंसेस विल बी 5 लाख यूएसडी, बट इन दैट केस आई विल गो टू देम एंड टेल देम that my RBI, my government only allows 2,50,000 USD. Rest of 2,50,000 USD you will have to do it for free. क्या चलेगा ये, हाँ, मेरा नाम माल्या है क्या, द आंसर इज नो, ठीक है। तो अब वहां पर ऐसे सिचुएशन में अगर फॉरेन ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो आप या तो इंडिया के डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दो या तो फॉरेन के डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दो, उसमें उन लोग सर्टिफाई कर देंगे कि इतना खर्चा लगने वाला है। तो जितना भी खर्चा लगेगा 2,50,000 के ऊपर आप बिना अप्रूवल के लेके जा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बीमार हूं तो लिमिट कितना होगा, 2,50,000 यूएसडी और लिमिट्स बाय डॉक्टर विच एवर इज हायर, अच्छा अगर मैं बीमार हूं तो मेरे साथ कोई एक अटेंडेंट भी तो चलेगा ना, कोई मेरा अटेंडेंट मेरा ख्याल रखने के लिए, तो उनके लिए भी अलग से 2,50,000 यूएसडी दिया गया। आई रिपीट, जितना भी मैं 2,50,000 यूएसडी का बात कर रहा हूं ये पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग द स्टडीज अब्रॉड। बाहर पढ़ाई करने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप ही समझ जाओ बाहर क्या होता है, हाँ पढ़ाई होता है, पढ़ाई का ही बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बाहर पढ़ाई करने जा रहा हूं, नॉर्मली गवर्नमेंट मेरे को कितना अलाउ करता है, यस, नॉर्मली गवर्नमेंट मेरे को कितना अलाउ करता है, 2,50,000 यूएसडी अलाउ करता है। बट यहां पर 2,50,000 तो अलाउ है, बट मेरा कोर्स ही 5 लाख का है, 5 लाख का है, तो मुझे 5 लाख भी अलाउ करेगा, यानी 2,50,000 यूएसडी और द एक्सपेंसेस ऑफ योर फीस एज सर्टिफाइड बाय दैट फॉरेन यूनिवर्सिटी विच एवर इज हायर, ठीक है। तो यस, अगर आप ध्यान से पूरा 8 ट्रांजेक्शन देखोगे तो हर जगह पर 2,50,000 यूएसडी डॉलर तक ही है, 3 जगह छोड़ के, एक है इमिग्रेशन, एक है मेडिकल ट्रीटमेंट और एक है स्टडीज। क्लियर है, चलो। Now they will ask you, yes, they will ask you कि कौन से परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है, व्हाट आर द लिमिट्स, 5 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क्स के लिए पूरा 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा टेबल बना सकते हो, हाँ जी बिल्कुल बना दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये भी उठता है कि सर अगर मुझे परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है और मुझे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है और मुझे 2,50,000 यूएसडी के ऊपर करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी रेमिटर होगा, एनी पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग फंड्स
फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, उनको डॉक्यूमेंटेशन क्या करना पड़ेगा? तो पहली बात, वो लोग फंड्स ऑथोराइज डीलर के थ्रू ही लेके जा सकते हैं। अब उनको क्या देना पड़ेगा? फॉर्म A2 देना पड़ेगा, प्लस पैन कार्ड इज मैंडेटरी। ना पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड ध्यान देना, मैं पूरा इधर लिख दे रहा हूं प्रोविजन, ठीक है? पैन कार्ड क्या हो रहा है? मैंडेटरी। अच्छा, मैंडेटरी कौन से ट्रांजेक्शन के लिए है? तो मैंडेटरी है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। किसके लिए? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए मैंडेटरी, कंपलसरी। अगर आप $1 का भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है? अब लेकिन 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 आप लोग अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड मैंडेटरी कब है? व्हेन लिमिट्स एक्सीड 25,000 यूएसडी। व्हेन लिमिट्स एक्सीड्स 25,000 यूएसडी, तभी ही आपको कंपलसरी पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर 25,000 के नीचे है, 25,000 यूएसडी के नीचे है या 25,000 यूएसडी तक है तो आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब यहां पर एक नोट है, ये नोट में क्या बोला है पता है क्या? इन्वेस्टर जिसने फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टर जिसने फॉरेन में पैसा डाल के रखा है LRS स्कीम के अंदर, यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर, तो वो लोग फॉरेन से पैसा कमाए, इंडिया में लाए ना लाए, फॉरेन रखे, जैसा उनको रखना है, whether they may repatriate to India or they may not repatriate to India, anything, absolutely anything, उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। गवर्नमेंट ने उसके बारे में अब तक कुछ बोला नहीं है, ठीक है? अब तक मैंने जितना बात किया ना आपसे, वो मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का बात कर रहा था। यस, अब तक मैंने जितना बात किया आपसे वो मैं बातें कर रहा था रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ना, वो बात होगी अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की। यस पीपल, वो बात किसकी होगी अभी? अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का बात होगा, ठीक है? अभी देखो, अगर मैं इंडिविजुअल्स का समराइज करूं तो इंडिविजुअल्स कर सकते हैं LRS के अंदर ट्रांजेक्शन। हाँ जी, कौन से वाले? एक कैपिटल वाले, एक करंट वाले। क्या बोल दिया? एक कैपिटल वाले कर सकते हैं और एक करंट ट्रांजेक्शन वाले कर सकते हैं। अब कैपिटल में 6 ट्रांजेक्शन है, करंट में 8 ट्रांजेक्शन है और लिमिट कितना है? 2,50,000 यूएसडी। अगर इसके ऊपर तो किसका अप्रूवल लगेगा? RBI का। दैट्स इट, 10 मिनट का रिवाइज करने का चैप्टर है, ठीक है? फिर रेमिटेंस फैसिलिटी टू पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स। अदर देन इंडिविजुअल्स बोल रहा हूं, यानी इंडिविजुअल्स को छोड़ के, यानी ऊपर जो बात हो तो हो गया, उनको छोड़ के अब किसका बात होगा, ठीक है? तो वो लोग अदर देन इंडिविजुअल्स यानी कंपनी, ट्रस्ट, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये सब लोग फॉरेन में गिफ्ट या डोनेशन दे सकते हैं। बट गिफ्ट या डोनेशन किसके लिए दे रहे हैं? फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कम हियर, सी फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है? अब मेरी कंपनी क्या करती है? वो ऑक्सफोर्ड को एवरी ईयर डोनेशन देती है। ऑक्सफोर्ड को एवरी ईयर डोनेशन देती है और बोलती है कि ऑक्सफोर्ड इंप्रेस्ड है डोनेशन से। तो XYZ लिमिटेड क्या बोलता है? XYZ लिमिटेड बोलता है कि आपका जो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है ना, उसमें 2 सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर आर एम्प्लॉय और फॉर चिल्ड्रंस ऑफ आर एम्प्लॉय समझा बात को मैंने क्या बोला? यहां पर देखो, XYZ लिमिटेड यानी ये अदर देन इंडिविजुअल्स है और उनका ही तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? अब XYZ लिमिटेड ने डोनेशन दिया। डोनेशन किसको दिया भाई? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। और बोला हम आपको डोनेशन दे रहे, बट हमको क्या करना, आप 2 सीट हर साल रिजर्व करके रखना, या तो हमारे एम्प्लॉयज वहां पर पढ़ने आ सकते हैं या तो उनके बच्चे आ सकते हैं पढ़ने। प्लीज ये 2 सीट हमारे लिए रिजर्व करके रखना। अब ऐसे केस में क्या डोनेशन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। डोनेशन कहां करोगे आप? फंड्स प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कुछ फंड्स होंगे, आप वहां डोनेट कर सकते हो, या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी और एसोसिएशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, बॉडी और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। यानी सपोज मेरी कंपनी वो बायोटेक्नोलॉजी में एंगेज्ड है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी इनिशिएटिव लेता है
उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वहां पर मैं डोनेशन वगैरह कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन का लिमिट कितना है? सो 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग प्रीवियस 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में जितना फॉरेन एक्सचेंज कमाया उसका 1% और 5 लाख यूएसडी विच एवर इज लेस। कैसे? आ जाओ इधर, ध्यान देना। सपोज ईयर 2017, 2018 एंड 2019, ठीक है, एंड 2020, वी आर हियर इन 2021। अब अपने को देखना है 21 में कितना डोनेट कर सकते हैं। तो हमने ना पिछला 4 साल का हम लोग को क्वेश्चन में ये भी दिया है, क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी दिया है। 17 में मैंने कमाया 400 करोड़, 18 में मैंने कमाया 600 करोड़, 19 में मैंने कमाया 400 करोड़ एंड 20 में मैंने कमाया 1000 करोड़। क्लियर है? सिंपल। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या मैं 17, 18, 19, 20 चारों साल का लूंगा? सर पढ़ने नहीं आता है क्या? क्या लिखा है यहां पर? प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस 3 कौन सा हो जाएगा? 20, 19 एंड 18। तो ऐड कर दो, 600 प्लस 400, 1000 प्लस 1000, 2000 करोड़। इसका 1% कितना हो गया सर? 20 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? 2000 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा? 20 करोड़, या तो कंपेयर इट विथ $5 लाख विच एवर इज लेस। क्लियर है? अब अगर आप ये लिमिट्स के ऊपर डोनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन आपको तब फिर आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिंपल। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? तो आपको अपने पिछले 3 साल का फॉरेन एक्सचेंज का डिटेल्स देना पड़ेगा कि हाँ हम लोग ने इतना कमाया, हम लोग सिर्फ बोल बच्चन नहीं कर रहे, हमने सच में इतना कमाया। फिर मुझे कंपनी के एक्टिविटीज का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा और मुझे डोनेशन का पर्पस बताना पड़ेगा। सिंपल 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 था। लिमिट कितना याद रखना? इतना याद रखना कि इंडियन एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल्स दे कैन remit fund abroad for gift or donation in educational institutions for reserving seats, and the limit is 1% of last 3 years का foreign exchange और 5 लाख USD whichever is lower। प्रोसीजर इज, आपको पिछला 3 साल का इनकम का प्रूफ देना है और आपको बैकग्राउंड बताना है आपके कंपनी का, और आपको बताना है कि डोनेशन का पर्पस क्या है। सिंपल। नाउ फिर लिखा है कमीशन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल फ्लैट इन इंडिया। मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, ठीक है। मैं कौन हूं? XYZ लिमिटेड। मैं कौन हूं बेटा? XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड का प्रॉपर्टी है, से प्रॉपर्टी कहां पर है? प्रॉपर्टी इज इन कोलकाता, प्रॉपर्टी इज इन कोलकाता। अब वो प्रॉपर्टी बिकवाया किसने पता है क्या? प्रॉपर्टी बेचने में मदद किसने किया? जॉन। जॉन इज एजेंट फॉर मी एंड जॉन इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कहां रहता है भाई? यूएसए। अब क्योंकि जॉन ने मेरा कोलकाता का प्रॉपर्टी बेचने में मदद किया, तो अभी मुझे क्या करना है? जॉन को कमीशन देना है। मुझे क्या करना है? जॉन को कमीशन देना है। तो क्या मैं कमीशन दे सकता हूं जॉन को? द आंसर इज यस। अब कितना कमीशन दिया जा सकता है? दिया जा सकता है अप टू $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। अब जॉन ने मेरा कॉन्टैक्ट करवा दिया ट्रम्प से, और ट्रम्प को मैंने कोलकाता का प्रॉपर्टी बेचा 1 लाख USD में। कितने बेचा? 1 लाख USD। अब सवाल ये आता है जॉन को कमीशन कितना दे सकते हैं हम? जॉन को कमीशन, ये जॉन का स्पेलिंग देखो मैंने क्या लिखा है। सवाल ये आता है कि हम जॉन को कितना कमीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला यहां पर? 25,000 USD सामने, और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब मैंने उनको 1 लाख USD में घर बेचा, मैंने उनको 1 लाख USD में घर बेचा, उसका 5% निकालो, कितना हो जाएगा? 5,000 USD। तो 25,000 और 5,000 विच एवर इज मोर। तो यहां तक अगर मैं कमीशन देना चाहूं उसको, जैसे मैं 20,000 देना चाहूं चलेगा, 22,000 देना चाहूं चलेगा, 5,000 देना चाहूं चलेगा, 1,000 देना चाहूं चलेगा, 28,000 देना चाहूं नहीं चलेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो, अगर लिमिट के अंदर है, इफ इट इज विद इन द लिमिट, आरबीआई अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ इट इज अबाउ द लिमिट, आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नॉट गलती से प्रिंट हुआ है, आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है रेमिटेंस टुवर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इंडिया में मेरी कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। वो कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। अब उसको है ना कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए बेटा। उसको क्या चाहिए? कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए। अब एडवाइस किससे चाहिए? से एडवाइस चाहिए
ABC कंसल्टेंसी फर्म जो यूएसए का है, ABC कंसल्टेंसी फर्म जो कहाँ का है बेटा, यूएसए का है, तो वो हमको एडवाइस दे रहा है। अब एडवाइस के बदले क्या लेगा, पैसा लेगा। आजकल फ्री का कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या लेगा एडवाइस का, पैसा लेगा। तो हम उसको पैसा दे सकते हैं, कितना, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो वी कैन पे देम अप टू 1 करोड़ विदाउट एनी आरबीआई अप्रूवल, and if we are taking consultancy for any other purpose, it is 10 lakh US dollar. The limit is what, 10 lakh US dollar, ठीक है। I repeat, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 करोड़ यूएसडी क्यों रखा है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, है ना, काफी बड़े होते हैं। और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए कितना रखा है, 10 लाख यूएसडी। अगर आप लिमिट तक कर रहे हो तो आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और अगर लिमिट के ऊपर जा रहे हो तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगेन नॉट गलती से प्रिंट हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको पूछ लेंगे कि बताओ कंसल्टेंसी के लिए कितना पैसा दे सकते हैं हम लोग, गिफ्ट डोनेशन के लिए कितना दे सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स को कितना दे सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर लिखा है रेमिटेंस टुवर्ड रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अब फॉरेन में एक कंपनी है, फॉरेन में एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है एप्पल, उसने इंडिया में सब्सिडरी क्रिएट किया, सब्सिडरी का नाम है मैप्पल। अब ये सब्सिडरी यूएसए का कंपनी का है, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए खर्चा लग गया, कंपनी खोलने के लिए खर्चा लग गया, से फॉर एग्जांपल 1 लाख यूएसडी। कितना लग गया, 1 लाख यूएसडी। ये खर्चा कौन करेगा, बट ऑब्वियस एप्पल, क्योंकि वही कंपनी खोल रहा है। अब कंपनी खोलने के बाद मैप्पल ये 1 लाख यूएसडी देगा भी ना एप्पल को, मैप्पल ये 1 लाख यूएसडी किसको देगा, वो देगा एप्पल को। तो क्या एक ये अभी इंडिया में बना ना मैप्पल, मैप्पल इंडिया में बना, तो ये इंडियन पार्टी हो गया। तो क्या इंडियन पार्टी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट करा सकता है फॉरेन कंपनी को, हाँ, कितना लिमिट है, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और यूएस डॉलर 1 लाख विच एवर इज हायर। सपोज एप्पल ने इन्वेस्टमेंट कितना किया एप्पल में, किया 1 करोड़ यूएसडी का, 1 करोड़ यूएसडी का। तो 1 करोड़ यूएसडी का कितना परसेंट निकाल लो आप, इन्वेस्टमेंट आया ना 1 करोड़ यूएसडी का, तो इसका 5% निकाल लो, यानी 5 लाख यूएसडी और 1 लाख यूएसडी विच एवर इज व्हाट, विच एवर इज हायर। क्लियर है, देखो लोअर वहां ही था सिर्फ गिफ्ट में लोअर था, उसके बाद अभी हम लोग हायर ही पढ़ रहे हैं हर जगह, ठीक है। फिर क्या लिखा है, रेमिटेंस टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कलेक्टेड सब्सक्रिप्शन टू ओवरसीज टीवी कंपनी, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हम लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हैं, तो क्या पैसा फॉरेन कंट्री में जा सकता है उनके पास, हाँ बिल्कुल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर बिड्स इन फॉरेन करेंसी फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्या उसके लिए फॉरेन करेंसी में इंडियन पार्टी बिड कर सकता है, हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट मिलेगा इंडिया में यार, ठीक है। फिर सेल ऑफ ओवरसीज टेलीफोन कार्ड्स, ये जितनी भी टेलीफोन कंपनी जो इंडिया में टेलीफोन कार्ड्स बेचती है, तो कार्ड्स बेचने के बाद जो भी पैसा है क्या वो अपने फॉरेन कंट्री लेके जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर। फिर लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, यानी इंडियन कंपनी ने या इंडियन एंटिटी ने फॉरेन कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, तो क्या उसके लिए भी पे किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइज इन इंडिया, जैसा मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज खरीदना इधर पे, तो क्या मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज खरीदने के लिए हम पैसा दे सकते हैं उनको, हाँ बिल्कुल, ट्रेडमार्क्स के लिए, हाँ। नेक्स्ट इज रेमिटेंस फॉर मेकिंग टूर अरेंजमेंट्स बाय एजेंट्स, क्या लिखा है, रेमिटेंस फॉर मेकिंग टूर अरेंजमेंट्स फॉर बाय एजेंट्स, ठीक है। अब समझो बात को, मुझे ना यूके घूमने जाना है, मुझे यूके घूमने जाना है, ठीक है, मैं यहां पर हूं, अच्छा ठीक है, मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं यहां पर हूं। अब मुझे कहां जाना है, मुझे यूके घूमने जाना है। अब यूके में मैं किसी को जानता नहीं, ना यूके वाले मेरे को जानते। अब वहां पर होटल्स का अरेंजमेंट, वहां पर घूमना कैसा है, कौन सा व्हीकल यूज करूंगा मैं, ये सारी चीज का इंतजाम करना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एजेंट को पकड़ता हूं। अब वो एजेंट क्या करेगा, एजेंट का यूके में कॉन्टैक्ट होगा, ये ट्रैवल एजेंट होता है ना, टूरिस्ट एजेंट्स, तो इनका तो कॉन्टैक्ट होता है हर जगह पर। अब ये एजेंट क्या करेगा, वो यूके जाएगा, ठीक है, वो मेरा सारा अरेंजमेंट कर देगा वहां पर। तो मैं अपने एजेंट को पैसा दूंगा और वो फॉरेन में होटल्स वगैरह को पैसा देगा, ये सर।
तो क्या एजेंट ये ट्रांजेक्शन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट? क्या एजेंट ये पूरा टूरिज्म का अरेंजमेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट? द आंसर इज यस सर, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो देखो ऑथोराइज डीलर्स में इफेक्ट रेमिटेंस, ऑथोराइज डीलर मतलब कौन? बैंक्स का बात हो रहा है। ठीक है, में इफेक्ट रेमिटेंसेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ एजेंट्स इन इंडिया, यानी जो भी इंडिया में एजेंट्स है जिनका फॉरेन के होटल्स के साथ टाई अप है, उनके लिए ऑथराइज डीलर को रिक्वेस्ट किया जा सकता है और ऑथराइज डीलर फॉरेन एक्सचेंज बाहर देगा। ठीक है, फिर रेमिटेंस क्यों किया जाएगा? फॉर प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन और फॉर मेकिंग अदर टूर अरेंजमेंट फॉर ट्रेवल फ्रॉम इंडिया, यानी जितना भी टूरिज्म का खर्चा है उसके लिए एजेंट्स बाहर पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, एजेंट्स अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं इसके लिए। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे वो लोग? दे विल ओपन अकाउंट कॉल्ड एज रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्या बुलाएंगे? फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब उसमें पैसा कहां से आएगा? जो कस्टमर्स वगैरह देंगे एजेंट्स को वो पैसा आएगा, फिर कुछ रिफंड्स का पैसा आएगा। जैसे एजेंट ने बुकिंग किया यूके में, बाद में बुकिंग कैंसिल हो गया तो जो रिफंड आएगा वो भी उसी अकाउंट में आएगा। फिर डेबिट किसके लिए होगा? देखो ना, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। अब डेबिट किसके लिए होगा? जो भी पैसा, जो भी एक्सपेंसेस लग रहा है उधर पे अरेंजमेंट करने के लिए, होटल का हो गया, फूड का हो गया, व्हीकल का हो गया, एवरीथिंग। और क्रेडिट कहां से होगा? तो जैसे मेरे जैसे क्लाइंट जाएंगे उसके पास, उसको पैसा देंगे तो वो क्रेडिट होगा उसके पास, और प्लस रिफंड्स वगैरह आएगा, अगर बुकिंग कैंसिल होता है तो वो भी क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? आप अमाउंट या तो इंडियन करेंसी में पे कर सकते हो तो फॉरेन करेंसी में पे कर सकते हैं। सिंपल था, ये सब सिंपल था। ठीक है, अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। क्या लिखा बेटा? प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। याद रखना हमेशा, एलआरएस के अंदर आप परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और अगर आपको लिमिट के ऊपर करनी है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लिमिट कितना है? 2,50,000 यूएसडी। बट आप ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते जो प्रोहिबिटेड है। आई रिपीट, आप कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते जो क्या है? प्रोहिबिटेड है। अब कौन से ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है? तो आपने इंडिया से लॉटरी से पैसा कमाया, वो आप बाहर दे रहे हो, नहीं चलेगा। या फिर आपने हॉर्स रेसिंग या राइडिंग से या कोई अदर हॉबी से पैसा कमाया, वो आप बाहर दे रहे हो, नहीं चलेगा। या फिर आपने लॉटरी टिकट्स वगैरह खरीदने के लिए पैसा देने बाहर, आप पैसा बाहर भेज रहे हो लेकिन क्यों? लॉटरी टिकट्स वगैरह खरीदने के लिए, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बोलता है मेहनत का पैसा फालतू चीज पे वेस्ट करने का नहीं, इसके लिए हम अलाउ ही नहीं करेंगे। फिर यहां पर तुम लोग एक वर्ड सुनोगे, फुटबॉल पूल्स, बेटिंग का ही बात हो रहा है। या फिर स्वीप स्टिक्स, स्पेलिंग रॉन्ग है, स्वीप स्टिक्स। अब ये स्वीप स्टिक्स क्या होता है, ध्यान देना। विन अ कॉन्टेस्ट एंड गेट अ टिकट टू द आईपीएल मैच, विन अ कॉन्टेस्ट गेट वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो मैं कॉन्टेस्ट जीत गया, मुझे फ्रिज मिला, तो फ्रिज में सर पे रख के जाऊंगा फॉरेन में? नहीं। फिर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। अब बात समझना, इंडिया में एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसकी ही सब्सिडरी कंपनी है फॉरेन में ABC लिमिटेड। अब XYZ ने ABC को एक्सपोर्ट किया, XYZ ने ABC को एक्सपोर्ट किया। अब अगर मैं मेरे ही सब्सिडरी कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो क्या मैं उनसे कमीशन लूंगा या उनको कमीशन दूंगा? द आंसर इज नो, तो वो भी अलाउड नहीं है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, यानी ऐसी कंपनी जिसको डिविडेंड बैलेंसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है, वो लोग फॉरेन में पैसा नहीं भेज सकते डिविडेंड के फॉर्म में। अब ये डिविडेंड बैलेंसिंग होता क्या है? ये कंसेप्ट है ना, इन द ईयर 2000 स्क्रैप कर दिया था, 2000 में ये कंसेप्ट को स्क्रैप कर दिया था, फिर भी अभी तक पड़ा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ क्या। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड इंडियन कंपनी है। क्या बेटा? XYZ लिमिटेड इंडियन कंपनी है। अब ये कंपनी में फॉरेन से इन्वेस्टमेंट किया है, से मिस्टर वाई ने फॉरेन से इन्वेस्टमेंट किया है। किसने? मिस्टर वाई ने। कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब 10% डिविडेंड कितना हो जाएगा? वो 10 करोड़, यानी 10 करोड़ रुपए किसको मिलने वाला है? वाई को मिलने वाला है। ठीक है, अब 2000 या उसके पहले हुआ क्या करता था, XYZ लिमिटेड ये 10 करोड़ का डिविडेंड वाई को नहीं पे कर सकती थी। यस, XYZ लिमिटेड मिस्टर वाई को ये 10 करोड़ का डिविडेंड नहीं पे कर सकती थी। पे करने के पहले वो लोग देखते थे
कि हमने एक्सपोर्ट से कितना पैसा कमाया। अगर हमने एक्सपोर्ट से पैसा कमाया 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़, तो हम 10 करोड़ का डिविडेंड दे सकते हैं। अगर हमने एक्सपोर्ट से पैसा कम कमाया तो हम फिर एक्सपोर्ट्स का डिविडेंड नहीं दे सकते। इसको बोला जाता है डिविडेंड बैलेंसिंग, यानी जितना आपने एक्सपोर्ट से कमाया फिर उतना आप लोग डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये डिविडेंड बैलेंसिंग का कंसेप्ट था। अब इसको हटा क्यों दिया? बिकॉज ऐसा है तो कोई फॉरेनर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इंडियन कंपनी में। बोलेगा डिविडेंड का लिमिट लगा दिया लोग ने, जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही डिविडेंड मिलेगा। पता चला कंपनी ने उस साल कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया, तो क्या आप डिविडेंड कुछ भी नहीं दोगे क्या? समझ रहे क्यों हटाया कंसेप्ट को? ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर स्टेट रुपी क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड टबैको। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर स्टेट रुपी क्रेडिट रूट। ये स्टेट रुपी क्रेडिट रूट क्या है? बहुत लोगों को इसमें डाउट है, बहुत बच्चों को डाउट है कि सर ये स्टेट रुपी क्रेडिट रूट क्या है। ध्यान से सुनना। इन बिटवीन 1990s एंड 2000s 90s में इंडिया ने रशिया से बहुत सारा लोन ले लिया, बहुत सारा। अब वो लोन पे करने का, रिपे करने का इंडिया के पास पैसा नहीं था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज स्ट्रगलिंग। एलपीजी तो 1991 में आया और किसी भी पॉलिसी का तुरंत बेनिफिट नहीं मिलता, टाइम लगता है। तो 1991 में यानी 90s में इंडिया ने बहुत सारा रशिया से क्या ले लिया? लोन ले लिया। अब वो लोन के बदले इंडिया को रिपे करना था, इंडिया के पास पैसा नहीं था, तो इंडिया ने बोला रशिया कि रशिया हम आपको एवरी ईयर करोड़ का एक्सपोर्ट्स करेंगे। इंडिया ने किसको बोला भाई? इंडिया ने रशिया को बोला कि हम लोग हर साल क्या करेंगे? आपको 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। रशिया बोला ओके, लेकिन हम लोग इसका पेमेंट आपको नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, हम लोग इसको सेट ऑफ कर लेंगे अपने लोन के रिपेमेंट के अगेंस्ट, सेट ऑफ कर लेंगे लोन के रिपेमेंट के। इंडिया बोला ओके। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो किधर एक्सपोर्ट कर रहा है? रशिया में। उसको पैसा नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या मिल रहा है? लेटर ऑफ क्रेडिट। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले पैसा कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट। यानी इन शॉर्ट ये एक स्कीम बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि एक्सपोर्ट भी हो जाएगा और लोन का रिपे भी नहीं करना पड़ेगा, रिपेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। और इसी एक्सपोर्ट, इसी अरेंजमेंट को बुलाया जाता है स्टेट रुपी क्रेडिट रूट। तो यहां तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो यहां पर कमीशन पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप टोबैको पे 10% करना चाहो, टी एंड टोबैको पे, तो चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स। ये मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में बताया है कि कॉल बैक सर्विसेज के लिए जो पेमेंट कर रहे हो आप, वो नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट्स की। नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में एक अकाउंट खोला है जो रुपी में ही रहेगा, स्पेशल रुपी में। तो आपने रुपी में अकाउंट खोला है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट भी आप रुपीज में ही रखो ना, आप फॉरेन क्यों लेके जा रहे हो? वो भी अलाउड नहीं है। एंड दीज आर द प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट 4 मार्क्स का पूछ लेंगे। और इसी के साथ अपना पूरा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का रिवीजन हुआ कंप्लीट। दिस 6 पेज, 6 भी नहीं बोल सकता, ये 5 पेज ही है। ये पेज को काउंट ही मत करो, 5 पेज का है। रिवीजन करने के लिए हार्डली 15 to 20 मिनट जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो। ठीक है। सो इसी के साथ अपना लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम हुआ खत्म। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।